Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine and coping with this hectic schedule. Last 2 weeks must have been very hectic for you because we are moving at a faster pace. In fact, double the original pace. Instead of having 2 lectures, we are having 4 lectures per week. So sometimes it becomes a little bit difficult to cope with this pace. Uh, ये हमारा 8th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है इस वीक का। पिछले 7 लेक्चर्स में हमने जो है वो सिग्नल्स के बारे में और सिस्टम्स के बारे में, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में चीज़ें डिस्कस की हैं। सो वी हैव कंक्लूडेड चैप्टर 2 ऑफ योर बुक सिग्नल एंड सिस्टम बाय ओपनहाइम। चूँकि चैप्टर 2 आपका कंक्लूड हो चुका है, सो आज के लेक्चर में हम कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स होते हैं। सो हाउ टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, कंसेप्ट्स वही हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उन कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इसके लिए हम आज के लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल गेट एन असाइनमेंट जिसमें आपको ऐसे ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने होंगे, जैसे हम एग्जांपल करेंगे आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे। So let's start today's lecture. So इस चैप्टर में मेनली हमने सिग्नल्स और सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया है और सिग्नल्स के कुछ एट्रीब्यूट्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनमें एक ये है कि टू फाइंड द एनर्जी ऑफ अ सिग्नल और द पावर ऑफ अ सिग्नल। So some signals have finite amount of energy, and if a signal has a finite amount of energy, its average power is equals to 0. Some signals, however, have infinite amount of energy and finite amount of average power. So डेफिनेशन ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, पर जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू, क्योंकि इसकी बेस पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करना है। सो आपके पास जो सिग्नल की, अगर आप कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात करें तो उसकी जो एनर्जी है दैट इज़ गिवन बाय दिस रिलेशनशिप लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी an integral from minus t to plus t square of the signal। इस square of the signal को आप इंटीग्रेट करते हैं from minus infinity to plus infinity and the result is the energy in that signal। Similarly, अगर हम पावर की बात करें तो power is defined like this, 1 t limit t tends to infinity 1 upon 2t an integral from minus t to plus t square of the signal। So this was for the continuous case। डिस्क्रीट केस भी सिमिलर है, सिर्फ ये है कि डिस्क्रीट केस में चूँकि हमारे पास सिग्नल सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे डिफाइंड है, सो इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग एन इंटीग्रल वी परफॉर्म अ समेशन। सो यहाँ पे अगर आपके पास, अगर आप ई इन्फिनिटी का फार्मूला देखें तो दैट इज सेम, n goes from minus infinity to plus infinity, but instead of integral here you have a summation and square of the signal। in square of the signal की जो वैल्यूज़ हैं इनको आप सम करेंगे from minus infinity to plus infinity and then you will get the total energy in that signal। But if you are interested to find the total power in that signal, that is defined like this, 1 over 2n plus 1 and a summation from minus n to plus n square of the signal। So ये अभी थोड़ी देर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के सिग्नल्स जो हैं वो एनर्जी सिग्नल्स कहलाते हैं और किस तरह के सिग्नल्स जो हैं वो
पावर सिग्नल कहलाते हैं. बट दीज आर द मेथड्स टू फाइंड द टोटल एनर्जी और द पावर in a continuous time and a discrete time signals respectively. Okay, so this is our first example. This is in fact problem 1.3 if you in your book which is Signal and System by Oppenheim. The problem 1.3 has I think 5-6 different parts, so we are going to solve a few of those parts in this lecture, and remaining you will get as an assignment. So this is 1.3a. We are given a signal xt which is e raised to power minus 2t ut, and we have to find the total energy in that signal E infinity, and also we are supposed to find P infinity. So power of this signal and energy of this signal we have to find. Before we go to this integral and find the energy, let's see what type of signal this would be. Xt which is e raised to power minus 2t ut. First thing which you should remember, that if any function is being multiplied with ut, ut is unit step function, and unit step function only exists from 0 to infinity. So it means कि अगर मेरे पास सिग्नल x ऑफ t सिर्फ e रेज टू पावर माइनस 2t हो, तो फिर तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता. ये नेगेटिव t के लिए भी एग्जिस्ट कर सकता है और पॉजिटिव t के लिए भी एग्जिस्ट कर सकता है. बट व्हेन इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड विद ut, तो चूँकि ut यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो t की उन वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो होता है जो लेस देन ज़ीरो हैं. तो जब आप इस e रेज टू पावर माइनस 2t को ut से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है आपके पास ये सिग्नल भी सिर्फ t की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करेगा. सो दिस सिग्नल will exist for positive values of t only and not for any negative values, because it is being multiplied with ut, और ut से जो multiplication है that will force this signal the values of this signal जो कि अगर नेगेटिव t के लिए एग्जिस्ट करती भी थी तो उनको ये ज़ीरो कर देगा. सो इस सिग्नल की हमने एनर्जी फाइंड करनी है. तो एक तो बात हमने ये डिसाइड कर ली कि ये सिग्नल जो है इस ज़ीरो से इन्फिनिटी तक ही एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव t के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता. दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दिस इज़ e रेज टू पावर माइनस 2t. सो जैसे जैसे आप t को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इस सिग्नल की जो वैल्यू है वो, फॉर एग्जांपल अगर आप t इज़ इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो t इज़ इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी, because when here you will put t is equals to 0, this will become e raised to power 0 and which is 1. और जैसे जैसे आप t को इंक्रीज करते जाएंगे this signal will be a decaying, ये डिके होता जाएगा. एंड एट t is equals to infinity, अगर मैं यहाँ पे t को infinity पुट कर दूँ तो this will be exactly equals to 0 at t is equals to infinity. So इस सिग्नल के बारे में हमने इसकी एनर्जी फाइंड करनी है. प्लीज़ ये मैं इस वजह से ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, ऑल्दो डायरेक्टली आप फार्मूला में पुट करके जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट यू शुड नो कि कंसेप्ट जो है वो क्या है. कोई भी ऐसा सिग्नल जो कि डीके कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, होपफुली इसके अंदर जो एनर्जी होगी दैट वुड बी फिनाइट. लेकिन अगर ये डीकेइंग एक्सपोनेंशियल के बजाय ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल होता, इस तरह मूव करता, या इवन ये कांस्टेंट वैल्यू होती t इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 1 होती, t इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो एनर्जी है वो फिनाइट नहीं होगी, इन्फिनिट होगी. सो यू शुड नो कि जिस सिग्नल की आप एनर्जी फाइंड कर रहे हैं वो किस टाइप का सिग्नल है, इवन बिफोर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल, सो दैट यू शुड हैव एन आइडिया और अ कंसेप्ट कि किस तरह इसका आंसर क्या आना चाहिए. चूँकि ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है तो वी होप कि इसकी सिग्नल की जो एनर्जी है दैट वुड नॉट बी इन्फिनिट. सो लेट्स फाइंड इट्स एनर्जी. इसकी एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला ये है, ई इन्फिनिटी इज एन इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. वी विल स्क्वायर द सिग्नल, जो गिवन सिग्नल है इसको स्क्वायर करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस लिमिट्स में.
तो हम इसको चूंकि x of t is e raised to power minus 2t ut, so here we can put the values of this e raised to power minus 2t ut square, but since it is being multiplied with ut और ut नेगेटिव t के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, so this integral needs not to be performed from minus infinity to plus infinity. इस इंटीग्रल को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिग्नल सिर्फ ज़ीरो से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है और उसकी वजह यह है कि ये u ऑफ t से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक और पॉइंट ये याद रखें कि u ऑफ t जो है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक 1 है। अगर हम u ऑफ t को ड्रा करें तो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक u ऑफ t की वैल्यू जो है वो 1 है। सो इस 1 के साथ अगर आप e रेज़ टू पावर माइनस 2t मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो वी कैन सिंपली राइट इट e रेज़ टू पावर माइनस 2t स्क्वायर, और e रेज़ टू पावर माइनस 2t स्क्वायर जो होगा दैट विल बी e रेज़ टू पावर माइनस 4t। सो इस e रेज़ टू पावर माइनस 4t को हमने इंटीग्रेट करना है विद इन दीज लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। सो इस इंटीग्रल का आंसर जो है वो ये है e रेज़ टू पावर माइनस 4t over 4 विद इन दीज लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। व्हेन वी विल पुट लिमिट्स, तो ये अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज़ 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e रेज़ टू पावर 0 विच इज़ 1, सो माइनस 1 ओवर 4, और चूँकि एक बाहर माइनस भी है तो फाइनल रिजल्ट विच यू विल गेट इज दैट एनर्जी इन दिस सिग्नल E infinity is equals to 1/4. So as we expected that this signal should have a finite amount of energy because it is a decaying exponential, that's true, and we have find that E infinity for this particular signal comes out to be 1/4. So if we use our knowledge which we already have discussed previously when we discussed about energy signals and power signal, we said that if a signal has finite amount of energy, its average power would be equals to 0. Its average power must be equals to 0. So P infinity जो आपके पास यहाँ पे आएगा that should be equals to 0, but whether it is 0 or not we will check that in next slide. जिस तरह से हमने E infinity यहाँ पे मालूम किया है सिग्नल के लिए, इसी तरह से P infinity भी मालूम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, एंड वी विल सी कि वेदर वो ज़ीरो है या ज़ीरो नहीं है। हम ये कह रहे हैं, हमारा इल्म जो है वो तो ये कहता है कि ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन क्या वो ज़ीरो है या नहीं, दैट वी विल चेक इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो हियर इज़ द स्लाइड विच इज़ टू फाइंड द पावर इन दैट सिग्नल। वही सिग्नल है x, और पावर का जो फार्मूला है P इन्फिनिटी मालूम करने का जो फार्मूला है वो ये है 1/2t minus t to t integration square of the signal dt within the limits t tends to infinity. So अगर हम इसी केस के लिए ये यहाँ पे पुट करेंगे वही वाल जो पहले भी हम कर चुके हैं, e raised to power minus 2t ut square dt, और चूँकि ut से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रल 0 से सिर्फ जो है वो t तक रह जाएगा इंस्टेड ऑफ माइनस या 0 से इन्फिनिटी आप कह सकते हैं, ठीक है। सो 0 से t या 0 से इन्फिनिटी तक ये इंटीग्रल रह जाएगा, क्योंकि नेगेटिव t के लिए नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगेन वी विल इंटीग्रेट दिस, वही आंसर है माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 4t ओवर 4। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो दिस विल बिकम लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t, यहाँ पे बाहर एक टर्म है 1/2t जो एनर्जी सिग्नल में नहीं थी लेकिन पावर सिग्नल में मौजूद होती है, 1/4 minus e raised to power minus 4t over 4 when you put the limits. But when we will let t tends to infinity, this will be 1/2t था तो 1/infinity multiplied with something which is finite. This term is finite. Since it is being divided by infinity, so your answer should be equals to 0, and P infinity thus is equals to 0. So what we expected, that since the energy of our signal was finite, its power should be infinite. That's true, and that we have
checked in this slide. Okay, now the next is 1.3e. The first part which we studied was 1.3a, and this is 1.3e. Here we have a discrete signal instead of a continuous time signal. Here we have a discrete signal which is defined like this: x of n is e raised to power j pi over 2n plus pi over 8. सो हम इसको सिग्नल को स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमने इसका सम फाइंड करना है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो वी विल स्क्वायर दिस सिग्नल e raised to power j pi over 2n plus pi by 8 square, and you know that this is e raised to power j into something. Let us call this thing as theta. ये जो कुछ भी है, let us call this as theta. So e raised to power j theta according to Euler relation, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो दैट इज कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो अगेन यू विल गेट 1 बिकॉज कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो इसका मतलब है मेरे सिग्नल का जो स्क्वायर है दैट इज, या जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू 1. सो चूँकि मैंने इस सिग्नल को जो है इसके स्क्वायर को सम करना है, तो ये तो सिग्नल इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये हर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है ये हर पॉइंट पे 1 है. सो इसका मतलब है कि आई हैव टू सम इन्फिनिट वैल्यूज, इन्फिनिट वंस. ये n की हर वैल्यू के लिए ये जो आपके पास एक टर्म आ रही है और वो 1 है. सो यू हैव 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इन्फिनिट टाइम्स. इनफैक्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यू हैव दीज नंबर ऑफ वंस. चूँकि ये इन्फिनिट नंबर ऑफ वंस हैं, जब आप इनको सम करेंगे तो आंसर यू विल गेट इज e infinity is equals to infinity. So this signal which we have over here, its energy when we calculate it, that comes out to be infinity. So this is not an energy signal, because the definition of energy signal is, a signal is called energy signal if its energy is finite. But here we don't have, here its energy is not finite. So we hope that it will have a finite amount of power. Remember that when a signal has a finite amount of energy, its average power is 0, and when it has infinite amount of energy, hopefully its average power will be finite. ये ज़रूरी नहीं है, although कुछ ऐसे सिग्नल्स भी हैं जिनकी एनर्जी भी इन्फिनिट हो सकती है और पावर भी इन्फिनिट हो सकती है, बट वी होप कि शायद इसकी पावर जो है वो फिनाइट हो. सो दैट वी विल डिटरमिन इन द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so here the same signal which we discussed in the previous slide. Now we have to find the power of that signal, and for power we have to use this formula: limit n tends to infinity 1 over 2n plus 1, a summation from minus n to plus n, square of the signal x to n square. So ये स्क्वायर ऑफ द सिग्नल की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, दैट इज इक्वल्स टू 1. सो 1 upon 2n plus 1, a summation from minus n to plus n 1. सो ये इस समेशन, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये टोटल आपके पास 2n plus 1 पॉइंट है, क्योंकि समेशन आपकी माइनस n से शुरू हो रही है और प्लस n तक जा रही है, एक दरमियान में 0 वाला पॉइंट भी आएगा. सो टोटल पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास 2n plus 1 है. अगर आपके पास कोई सिग्नल है जो -10 से +10 तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इसमें टोटल जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास 21 होंगी. ठीक है, -10 से लेके +10 तक, तो दरमियान में एक ज़ीरो वाली वैल्यू भी आएगी. सो दिस इज़ 1 upon 2n plus 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n plus 1. यहाँ से भी आपके पास इस समेशन का रिजल्ट 2n plus 1 आ रहा है. सो ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, एंड p infinity फॉर दिस पर्टिकुलर सिग्नल कम्स आउट टू बी 1. सो दिस सिग्नल is a power signal because its power is finite and its energy is infinite. So that's the way how you can determine the energy or power of any continuous time or discrete time signal. Okay, now let's move on to something else. Energy signal और power signal के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. हमारे पास यहाँ पे ये जो एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जहाँ पे आपने सिग्नल्स की पीरियडिसिटी को
मालूम करना है कि कोई सिग्नल पीरियाडिक है या पीरियाडिक नहीं है। वो सिग्नल ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकते हैं, साइनोसाइडल भी हो सकते हैं और इसके अलावा भी हो सकते हैं। सो लेट्स ब्रीफली डिस्कस के पीरियाडिसिटी क्या होती है, ऑल्दो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपके पास कोई कंटिन्यूस सिग्नल है एक्स टी, तो ये पीरियाडिक होगा विद पीरियड टी अगर आपके पास if x of t is same as x of t plus capital T for all values of t. So ये जो कैपिटल T है, this must be greater than 0 and it is called the fundamental period of that continuous time signal. इसका जो रेसिप्रोकल है that is called fundamental frequency, उसको हम f से डिनोट करते हैं, साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज उसकी यूनिट्स होती हैं। और एक और चीज़ जो इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज़ 2π/t। डिस्क्रीट का केस भी सिमिलर है। डिस्क्रीट सिग्नल विल बी पीरियाडिक विद पीरियड कैपिटल N इफ x ऑफ n इज सेम एज x ऑफ n प्लस कैपिटल N। हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो हमने पहले भी बात की थी जब हमने ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की पीरियडिसिटी डिस्कस की थी। वो डिफरेंस ये है कि डिस्क्रीट के केस में ये जो आपके पास ओमेगा नॉट ओवर 2π आता है, दिस मस्ट बी रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो डिस्क्रीट सिग्नल पीरियाडिक होगा, अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर डिस्क्रीट सिग्नल पीरियाडिक नहीं होगा। और ये हम जो एग्जांपल करेंगे अभी एक दो, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एनी हाउ डिस्क्रीट सिग्नल का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो इस रिलेशनशिप से गिवन है m मल्टीप्लाइड बाय 2π/ओमेगा नॉट। जब हम एग्जांपल करेंगे तो ये डिफरेंस जो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में है दैट वुड बिकम क्लियर। ओके, वेल ये हमारे पास पहला सिग्नल है x ऑफ n विच इज डेल्टा ऑफ n-4k माइनस डेल्टा ऑफ n-4k। सो इसके बारे में हमने बताना है कि क्या ये सिग्नल जो है ये पीरियाडिक है या पीरियाडिक नहीं है। सो समटाइम्स जब आप से सिग्नल की पीरियाडिसिटी के बारे में पूछा जाता है तो सिग्नल इस तरह की ग्राफिकल फॉर्म में गिवन होते हैं, या सिग्नल जो है इस तरह की इक्वेशन की फॉर्म में गिवन होते हैं, तो आप उनको ग्राफिकली ड्रा कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनके केस में ये होता है कि ज़ाहिर हम उनको ड्रा तो नहीं करते, लेकिन हम उनको उनका जो फंडामेंटल पीरियड है वो इक्वेशन से एस्टिमेट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का सिग्नल है तो इसको बेहतर ये होगा कि आप ग्राफिकली ड्रा कर लें। अगर आप ग्राफिकली उसको ड्रा कर लेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू डिटरमिन कि इसका पीरियड क्या है। मसलन यहाँ पे हमारे पास एक पहली चीज़ है, दिस इज़ एन इम्पल्स फंक्शन डेल्टा ऑफ n-4k। अगर मैं आपको ये कहूँ, और ये इनफैक्ट प्लॉट भी हुआ है, लेकिन डेल्टा ऑफ n-4k जो है ये k की वैल्यू, प्लीज़ रिमेंबर ये समेशन है और k की वैल्यू जो है ये डिफरेंट हो सकती है, -1, -2, -3 अप टिल -इन्फिनिटी, सिमिलरली 1, 2, 3 अप टिल +इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं k की वैल्यू 1 अज्यूम करूँ तो दिस विल बिकम डेल्टा ऑफ n-4 एंड डेल्टा ऑफ n-4 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इम्पल्स फंक्शन, शिफ्टेड इम्पल्स फंक्शन है n-4। इस आर्गूमेंट को आप 0 पुट करें तो दैट वुड गिव यू नॉन ज़ीरो वैल्यू एट n इज इक्वल टू 4, ये वाली वैल्यू, ये डेल्टा ऑफ n-4 है। अगर मैं k की वैल्यू 2 पुट करूँ तो दिस विल बिकम n-8। सो n-8 कहाँ पे नॉन ज़ीरो होगा, एट n इज इक्वल टू 8, ये वाली वैल्यू है। और अगर मैं k को -1 पुट करूं तो दिस विल बिकम डेल्टा ऑफ n+4 विच मीन्स इट वुड बी n+4 को इक्वल्स टू 0 पुट करें तो इट वुड बी 1 एट n इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, अगर k 0 है, अगर k को 0 पुट करें तो दिस विल बिकम सिंपली डेल्टा n मीन्स कि ये 0 पे 1 होगा। अगर k को -1 पुट करें तो ये -4 पे 1 होगा, इसी तरह से -8 पे भी 1 होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये अप टिल +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी इस तरह मूव करता जा रहा है। दिस इज ओनली डेल्टा ऑफ n-4k। ये जो पहली डायग्राम में प्लॉट हुआ है ये डेल्टा ऑफ n-4 के प्लॉट हुआ है। दूसरा जो सिग्नल है दैट इज डेल्टा ऑफ n-1 -4k। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है
कि ये डेल्टा ऑफ n माइनस, इसमें एक -1 एडिशनल है। सो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल k1 है तो दिस विल बिकम डेल्टा ऑफ n-5, क्योंकि एक -4 और एक -1 तो ये -5 बन जाएगा। सो ये डेल्टा ऑफ n-5 कहाँ पे नॉन ज़ीरो होगा, कहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी, एट n इज इक्वल्स टू 5। बट प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे इसके साथ एक माइनस का साइन है, इट मीन्स -1 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद दिस। तो इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा ऑफ n-1 -4k के तमाम एम्पलीट्यूड अपोजिट हो जाएंगे। जहाँ पे ये 1 होना था वहाँ पे ये वैल्यू -1 हो जाएगी। जैसे n इज इक्वल्स टू 5 पे ये -1 होगा, n इज इक्वल्स टू 9 पे ये -1 होगा। जब k को आप 2 पुट करेंगे तो n-1 -8 विच विल बिकम n-9। सो n इज इक्वल्स टू 9 पे भी इसकी वैल्यू जो है वो -1 होगी। और जब आप फॉर एग्जांपल k को 0 पुट करेंगे तो ये 1 पे होगा, दिस वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू -1। प्लीज़ रिमेंबर कि ये माइनस एम्पलीट्यूड इसका इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये प्लस होता तो फिर इसका एम्पलीट्यूड भी इन पॉइंट्स पे +1 होता, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने इस फंक्शन में से ये फंक्शन माइनस करना है तो हमने ये किया है कि बजाय डेल्टा ऑफ n-1 -4k को ड्रा करने के हमने माइनस डेल्टा n-1 -4k ड्रा कर लिया है। एंड देन वी विल सिंपली ऐड दीज टू फंक्शंस, इनको पॉइंट बाय पॉइंट ऐड कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। सो ये आपने दूसरा फंक्शन प्लॉट कर लिया। अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। एडिशन में ये होता है कि 4 पे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू क्या है, इस ऊपर वाले सिग्नल की 4 पे वैल्यू 1 है, इसकी क्या है 0 है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। सो 4 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, 5 पे इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 5 पे -1 है, so दोनों पॉइंट ऐड हो जाएंगे, 5 पे इसकी वैल्यू -1 आएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हर पॉइंट पे आप कर सकते हैं। सो दिस इज योर फाइनल सिग्नल डेल्टा ऑफ n-4k minus delta of n-1 -4k। एंड हेयर यू कैन सी कि क्या ये सिग्नल पीरियाडिक है या पीरियाडिक नहीं है, ये हमने ड्रा कर लिया है। तो इसकी शेप जो है उसको ही देख के आप बता सकते हैं कि ये सिग्नल पीरियाडिक है या पीरियाडिक नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल ये वैल्यू इसकी कहाँ पे है, ये वैल्यू 0 पे है, 0 पे इसका एम्पलीट्यूड 1 है, दोबारा एम्पलीट्यूड 1 कहाँ पे आ रहा है 4 पे। इसी तरह से 1 वाले पॉइंट को देखें, 1 पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है -1, दोबारा -1 कहाँ पे आ रहा है 5 पे। सो इट मीन्स दिस सिग्नल इज पीरियाडिक विद फंडामेंटल पीरियड कैपिटल N एज इक्वल्स टू 4। हर 4 यूनिट्स के बाद ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। 0 वाली वैल्यू दोबारा 4 पे आ रही है, 1 वाली वैल्यू दोबारा 5 पे, इसी तरह से सो ऑन सो फोर्थ। आप बाकी पॉइंट्स के लिए भी ये कंफर्म कर सकते हैं। So this signal is periodic with fundamental period n is equals to 4. Now let's talk about some trigonometric functions. ये तो periodicity जो हमने previous example की, ये तो just एक simple signal था जो कि impulse function की form में था। अब हमारे पास अक्सर औकात ज़्यादातर जो हमारे पास होंगे वो पीरियाडिक सिग्नल होंगे, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे वो डिस्क्रीट हो। सो कैसे हम उनकी पीरियाडिसिटी फाइंड करते हैं, तो उनकी पीरियाडिसिटी फाइंड करने के लिए प्लीज़ रिमेंबर, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि x ऑफ t तभी इक्वल होगा, तभी उसका पीरियाडिक होगा व्हेन x ऑफ t इज सेम एज x ऑफ t प्लस कैपिटल T फॉर सम पॉजिटिव कैपिटल T। Now this is 1.9a, problem 1.9a in your book. We are given a signal x1t which is j e raised to power j 10t. So इसके बारे में हमने ये मालूम करना है कि क्या ये सिग्नल पीरियाडिक है या पीरियाडिक नहीं है। सो पीरियाडिक कब होगा, जब x1t will be same as x1t plus capital T। सो हम क्या करते हैं कि इसमें t की जगह पे t प्लस कैपिटल T पुट कर देते हैं दोनों साइड पे। सो यहाँ पे आ जाएगा x1t प्लस कैपिटल T और यहाँ पे आ जाएगा j e raised to power j 10t प्लस कैपिटल T। सो दिस इज j e raised to power j 10t, ये तो पहले वाली वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और दूसरे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो e raised to power j 10t कैपिटल T आ जाएगा। सो ये j e raised to power j 10t तो x1t की ही इक्वल है। सो वी हैव जस्ट एन एडिशनल टर्म e raised to power j
10t. Now if this term e raised to power j 10t, अगर ये टर्म 1 हो जाए तो x1t plus t will be same as x1t and our signal will be periodic. So हमने t की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो जिसके लिए ये चीज़ आपके पास 1 हो जाए. अगर t की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो फिर ये चीज़ 1 हो जाएगी और आपके पास जो है वो सिग्नल पीरियाडिक हो जाएगा. सो वी फाइंड t की ऐसी वैल्यू ओमेगा नॉट, ये जो इसके साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, जो प्लीज़ रिमेंबर दैट ये इसका जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है e रेज़ टू पावर j 2 पाई f t या जे ओमेगा टी. सो यहाँ पे आपके पास जो ओमेगा नॉट है या ओमेगा है दैट इज इक्वल्स टू 10 एंड ओमेगा नॉट इज 2 पाई ओवर टी. सो यहाँ से आप t फाइंड कर सकते हैं, t इज इक्वल्स टू पाई ओवर 5. सो ये t की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे t जो आपने फाइंड कर लिया पाई ओवर 5, तो e रेज़ टू पावर j 10 इंटू पाई ओवर 5 दिस विल बिकम e रेज़ टू पावर j 2 पाई. e रेज़ टू पावर j 2 पाई इज कोसाइन 2 पाई plus j sin 2 pi. Cosine 2 pi is 1, sin 2 pi is 0, so this will always be equals to 1. So it means x1 of t plus t will be equals to x1 of t. So your signal is periodic. This continuous time signal is periodic with period pi over 5 जो हमने यहाँ पे find किया है. Now this is problem 1.9b और ये हम इस वजह से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. आल्दो हमने कंटिन्यूस की एग्जांपल कर ली है, लॉजिकली वी शुड नेक्स्ट डिस्कस द एग्जांपल ऑफ अ डिस्क्रीट सिग्नल, बट हियर वी हैव अ सिग्नल व्हिच इज नॉट पीरियाडिक. ठीक है, सो सिर्फ ये बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर सिग्नल पीरियाडिक होता है, बाद सिग्नल ए पीरियाडिक भी हो सकते हैं. सो उसकी ये एग्जांपल है. दिस इज अगेन प्रॉब्लम 1.9b. वी हैव x2t व्हिच इज e रेज़ टू पावर -1 प्लस j t. इस सिग्नल के बारे में मालूम करना है कि क्या ये पीरियाडिक है या पीरियाडिक नहीं है, और अगर ये पीरियाडिक है तो फिर इसका फंडामेंटल पीरियड t क्या है. सो उसी तरह से जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, x2t को x2 ऑफ t प्लस कैपिटल T लिख लेंगे, t की जगह t प्लस कैपिटल T दोनों साइड पे रिप्लेस कर देंगे. सो e रेज़ टू पावर -1 प्लस j इंटू t प्लस कैपिटल T, इनको मल्टीप्लाई कर दें, e रेज़ टू पावर -1 प्लस j एंड e रेज़ टू पावर -1 प्लस j कैपिटल T. तो ये तो आपके पास वही पहले वाला सिग्नल आ जाएगा, e रेज़ टू पावर -1 प्लस j t x2 ऑफ t. लेकिन इसके साथ ये दो टर्म अब मल्टीप्लाई हो रही हैं, e रेज़ टू पावर -t एंड e रेज़ टू पावर j t. अब ये टर्म दोनों अगर तो 1 हो सकती हैं या इनका प्रोडक्ट 1 हो सकता है, फिर तो आपका सिग्नल पीरियाडिक हो सकता है, क्योंकि फिर आपके पास x2 ऑफ t प्लस कैपिटल T विल बी सेम एज x2 ऑफ t. बट if they are not equal to 1 या their product is not equal to 1, then this equation will not be satisfied and then your signal will be aperiodic. So यहाँ से अगर आप ओमेगा नॉट फाइंड करें, वही मेथड जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सो ओमेगा नॉट here is equals to 1 और ओमेगा नॉट is always equals to 2 पाई ओवर t. सो यहाँ पे आपके पास जो कैपिटल T आ रहा है that is 2 पाई. सो अगर मैं इसमें कैपिटल T की ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो कैपिटल T है इसकी जगह पे e रेज़ t को 2 पाई पुट कर देता हूँ, तो आई विल गेट e रेज़ टू पावर -t एंड e रेज़ टू पावर j 2 पाई. e रेज़ टू पावर j 2 पाई तो 1 हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस j sin 2 पाई वो तो, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा टर्म है e रेज़ टू पावर -t जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1. सो इस वजह से मेरा x ऑफ 2t इज नॉट सेम एज x ऑफ 2t x2 ऑफ t प्लस कैपिटल T. चूंकि ये सेम नहीं है, सो दिस सिग्नल इज नॉट पीरियाडिक. Okay, so here we have a signal which is a discrete time signal, and x4 of n is 3 e raised to power j 3 pi n plus 1 divided by 2 and whole divided by 5. So इसके बारे में हमने मालूम करना है कि क्या ये सिग्नल पीरियाडिक है या पीरियाडिक नहीं है. This is a discrete time signal.
वही मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो डिफरेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। वही आपने जिस तरह से प्रीवियस एग्जांपल में किया था, x4 ऑफ n, n की जगह पे n प्लस कैपिटल N पुट करेंगे दोनों साइड पे, तो दिस साइड विल बिकम x4 ऑफ n प्लस कैपिटल N, और ये बन जाएगी 3e raised to power j 3 by n प्लस कैपिटल N प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 5। सो इसमें एक तो वो वाला पार्ट है जो आपका x4 ऑफ n है, 3e raised to power j 3 by n plus 1 over 2 whole divided by 5, और एक्स्ट्रा टर्म जो आ रही है वो ये है e raised to power j 3 by n over 5। सो दिस इज योर x4 ऑफ n जो आपने एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लाइड विद e raised to power j 3 by n over 5। नाउ इफ दिस टर्म e raised to power j 3 by n over 5 goes to 1 for some value of n, then x4 of n plus capital N will be same as x4 of n and our signal will be periodic. But if we are unable to find any such n, then signal will be aperiodic. So let's find omega naught, यहाँ पे जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, that is 3 pi over 5. So omega naught is 3 pi over 5, और ये ओमेगा नॉट होता है 2 pi m over n की इक्वल। एंड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल यू हैव टू फाइंड एन इंटीजर m and an integer n for which this relationship is satisfied, for which you get omega naught 3 pi over 5. So if I put m is equals to 3 and n is equals to 10, I will get that omega naught which is 3 pi over 5, because 2 pi into 3 6 pi बन जाएगा, 6 pi by 10 is same as 3 pi over 5. So it means कि ये आपके पास n की वैल्यू इसमें 10 आएगी और ओमेगा m की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आएगी। सो नाउ यू आर दिस सिग्नल x4 of n plus capital N is e raised to power j 3 pi divided by 10 multiplied by 10 whole divided by 5, because n is 10. So this will become e raised to power j 6 pi. E raised to power j 6 pi is, again you can use it using Euler relation. You can open it cosine of 6 pi plus j sine of 6 pi. So it will be equals to 1, and x4 of n plus capital N is equals to x4 of n. Since these two quantities are equal, so it means your signal is periodic and its fundamental period is n is equals to 10, which we have found over here. Okay, so now we are moving on to some problems related to systems. We will discuss a couple of problems related to systems. We have almost 10 minutes. Lecture should not go beyond 45 minutes. It becomes too hectic. So here we have an example where we have to find whether our system is memoryless or it's not memoryless. प्लीज़ रिमेंबर कि सिस्टम के बारे में हमने लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंस पे पिछले लेक्चर में एग्जांपल्स डिस्कस कर ली थी। सिस्टम को लीनियर कैसे प्रूव करना है या नहीं करना, या सिस्टम को टाइम इनवेरियंस कैसे प्रूव करते हैं। सो लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंस की एक बात आज हम नहीं करेंगे। आज हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे जिसमें मेमोरी लेस है या काजैलिटी है या और इस तरह की जो जनरल सिस्टम प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ प्रॉब्लम 1.16। यहाँ पे आपको एक input output relationship given है for a discrete system y of n is x of n multiplied with x of n minus 2. So you have to find कि क्या ये सिस्टम मेमोरी लेस है या मेमोरी लेस नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर कि मेमोरी लेस सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि सिस्टम तब मेमोरी लेस होगा जब उसकी आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम is only dependent upon its input at that instant. यहाँ पे जो आपके पास y of n है ये x of n पे तो डिपेंड कर रही है, लेकिन साथ ही साथ x of n minus 2 पे भी डिपेंड कर रही है। Now x of n minus 2 is previous input, जो 2 इंस्टेंट पहले आपके पास आई थी। सो चूँकि ये आउटपुट प्रीवियस इनपुट पे भी डिपेंडेंट है, इस वजह से ये सिस्टम मेमोरी लेस नहीं है। अगर सिर्फ y of n इक्वल्स टू x of n होता तो फिर ये सिस्टम आपके पास मेमोरी लेस होता। सो दैट वाज ए पार्ट। बी पार्ट ये है कि आपने आउटपुट इस सिस्टम की मालूम करनी है व्हेन x of n इज a डेल्टा n। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। x of n इज a डेल्टा n है तो n माइनस 2 क्या होगा, a डेल्टा ऑफ n माइनस 2। सो यू कैन यहाँ पे
y ऑफ n इज a डेल्टा n इंटू a डेल्टा n माइनस 2, यहाँ पे a स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। सो एनी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी आप देख लेंगे क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एक्चुअली इट शुड बी a स्क्वायर बिकॉज x ऑफ n इज a डेल्टा n, तो x n माइनस 2 would be a डेल्टा ऑफ n माइनस 2. So y of n is a square delta n into delta n minus 2. Now delta n is 1 when n is equals to 0 and otherwise it is 0. Similarly, delta n minus 2, the shifted impulse function will be 1 when n is equals to 2 and otherwise it is equals to 0. जहाँ पे delta n 1 है वहाँ delta n minus 2 0 है, और जहाँ पे डेल्टा n माइनस 2 1 है वहाँ डेल्टा n 0 है. सो जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनका आंसर हमेशा आपके पास 0 आएगा. डेल्टा n की सिर्फ एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है, सिर्फ n इज इक्वल टू 0 पे, बाकी तो हर जगह पे वो 0 था. और डेल्टा n माइनस 2 की सिर्फ एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, वो n इज इक्वल टू 2 पे है, बाकी हर जगह पे वो 0 था. सो जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ डेल्टा n नॉन ज़ीरो है वहाँ डेल्टा n माइनस 2 0 है, और जहाँ डेल्टा n माइनस 2 नॉन ज़ीरो है एट n इज इक्वल टू 2 वहाँ डेल्टा n 0 है. सो इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा बिकॉज फ्रॉम हेयर यू विल गेट 0. सो अगर ए स्केयर भी होता तब भी y ऑफ n जो है उसने 0 ही आना था, बट एक्चुअली इट शुड बी ए स्केयर ओवर हेयर. Okay, now the next question, C part, is this system invertible? अच्छा, सिस्टम इन्वर्टिबिलिटी की डेफिनेशन ये है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट क्विक रिव्यू ऑफ दैट कि सिस्टम सिर्फ तब इन्वर्टिबल होता है व्हेन डिस्टिंक्ट इनपुट्स प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट आउटपुट्स. यानी इसका मतलब ये है कि जब आपके पास डिफरेंट इनपुट्स हैं तो वो डिफरेंट इनपुट्स के केस में आउटपुट भी डिफरेंट आए. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. हर नई इनपुट के लिए, हर यूनिक इनपुट के लिए आउटपुट यूनिक होनी चाहिए, तब वो सिस्टम इन्वर्टिबल होता है, वरना वो इन्वर्टिबल नहीं होगा. अब इस केस में ये है कि आप डेल्टा ऑफ n इंटू डेल्टा ऑफ n माइनस 2 ले लें, या डेल्टा n माइनस 1 इंटू डेल्टा n माइनस 3 ले लें, जो कि डिफरेंट इनपुट्स हैं, लेकिन हर केस में आपके पास आउटपुट 0 आ रही है. चूँकि मुख्तलिफ इम्पल्स फंक्शन के लिए आउटपुट आपके पास 0 आ रही है, तो डिफरेंट इनपुट्स आर प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट विच इज इक्वल्स टू 0. सो इट मीन्स कि दिस सिस्टम विल नॉट बी इन्वर्टिबल बिकॉज ये उस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता कि डिस्टिंक्ट इनपुट्स मस्ट लीड टू डिस्टिंक्ट आउटपुट्स. नाउ द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडेज सेशन. This is problem 1.20 from your book. A continuous time system S with input xt and output yt is defined by this input-output relationship. अगर हम इस सिस्टम को इनपुट e raised to power j2t दें तो ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है e raised to power j3t, और अगर हम इसको इनपुट दें e raised to power minus j2t तो इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट विच इज e raised to power minus j3t. सो एक सिस्टम है हमारे पास, अगर हम उसको e raised to power j2t इनपुट दें तो इट प्रोड्यूसेस e raised to power j3t एट इट्स आउटपुट, और अगर e raised to power minus j2t इनपुट दें तो इट प्रोड्यूसेस e raised to power minus j3t एट इट्स आउटपुट. सो ए पार्ट में इफ x1t इज कोसाइन ऑफ 2t तो हमने आउटपुट मालूम करनी है, ठीक है. सो ये हमें पता है कि ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इस इनपुट के लिए ये वाली आउटपुट है, इस इनपुट के लिए ये वाली आउटपुट है. सो व्हाट वी डू कि हम इस इनपुट को, जो फर्स्ट इनपुट है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो आवर इनपुट इज 1/2 e raised to power j2t. हमारी आउटपुट भी 1/2 e raised to power j3t होगी. क्यों? क्योंकि ये इस क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज अ लीनियर सिस्टम. अगर एक सिस्टम लीनियर है तो वो स्केलिंग की प्रॉपर्टी फॉलो करता है. इसका मतलब ये है कि आप इनपुट को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी. दैट इज़ बेसिकली स्केलिंग प्रॉपर्टी. स्केलिंग प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं है, यही होती है कि आप इनपुट को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो अगर हमने इधर इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी. सिमिलरली दूसरी इनपुट को भी हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर इधर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली भी आपके पास हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी.
ये अगेन स्केलिंग। उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हाफ ई रेज टू पावर j2t प्लस हाफ ई रेज टू पावर माइनस j2t। अगर हम यानी ये दो इक्वेशंस हैं, इनको अगर आप ऐड कर देंगे तो आउटपुट वाली साइड भी ऐड हो जाएगी। सो इस साइड पे आपके पास आ जाएगा हाफ ई रेज टू पावर j2t प्लस हाफ ई रेज टू पावर माइनस j2t। आउटपुट साइड भी ऐड हो जाएगी, हाफ ई रेज टू पावर j3t प्लस हाफ ई रेज टू पावर माइनस j3t के इक्वल आ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सिस्टम लीनियर है। अगर सिस्टम लीनियर है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और एडिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप इनपुट्स को ऐड कर देंगे तो आउटपुट्स भी अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएंगी। अगर सिस्टम लीनियर ना होता तो हम ये नहीं लिख सकते थे। अगर सिस्टम लीनियर ना होता तो हम ये भी नहीं लिख सकते थे कि अगर इनपुट हाफ से मल्टीप्लाई होगी तो आउटपुट भी हाफ से मल्टीप्लाई होगी। बट सिंस इट इज गिवन that the system is linear, so it means this must be true. Now this is half e raised to power j2t plus half e raised to power minus j2t is equals to cosine of 2t. ये Euler relationship है। इसको अगर आप ओपन करें तो ये कोसाइन 2t प्लस जे साइन 2t आएगा, और इसको ओपन करें तो कोसाइन 2t माइनस जे साइन 2t आएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, सो 2 कोसाइन 2t आ जाएगा, और 2 और हाफ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो कोसाइन 2t। इनपुट आपने दी तो आउटपुट इज इक्वल्स टू कोसाइन 3t। इस साइड को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास कोसाइन 3t आएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन कि अगर इनपुट कोसाइन 2t थी तो आउटपुट क्या है? तो आउटपुट इज सेम एज कोसाइन 3t। Next is the B part. This is also very simple, nothing difficult about this part as well. इसमें हमने कोसाइन 2t माइनस हाफ के केस में बताना है कि सिस्टम की आउटपुट क्या है। तो कोसाइन 2t माइनस हाफ को हम यूजिंग आयलर रिलेशनशिप इस तरह लिख सकते हैं, हाफ ई रेज टू पावर माइनस जे ई रेज टू पावर j2t प्लस ई रेज टू पावर j ई रेज टू पावर माइनस j2t। और अगर हम ये अपने सिस्टम को इनपुट के तौर पे देंगे तो ये हमें पता है कि ई रेज टू पावर j2t के लिए ई रेज टू पावर j3t वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। दिस इज जस्ट अ कम्प्लेक्स कांस्टेंट। ये ई रेज टू पावर माइनस j जो है ये और कुछ भी नहीं है, कम्प्लेक्स कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता, जिस कांस्टेंट से आप इनपुट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिकॉज सिस्टम इज लीनियर। सो हाफ ई रेज टू पावर माइनस j ई रेज टू पावर j3t प्लस ई रेज टू पावर j ई रेज टू पावर माइनस j3t। और इस चीज़ को अगर आप आयलर रिलेशनशिप से ओपन करके लिखेंगे तो दिस इज कोसाइन 3t माइनस 1। सो जब आपके पास इनपुट ये होगी कोसाइन 2 इंटू टी माइनस हाफ, तो आउटपुट आपके पास ये होगी कोसाइन ऑफ 3t माइनस 1। सो दीज वर अ फ्यू सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स विच वी डिस्कस्ड इन टूडेज लेक्चर। सिग्नल की एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, पावर कैसे फाइंड करते हैं, और उसके अलावा जो है वो हमने ये डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में कुछ सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है, और उसके अलावा सिग्नल की एनर्जी और सिग्नल की पावर और पीरियडिसिटी के बारे में डिस्कस किया है कि कौन से सिग्नल पीरियडिक होंगे या नहीं होंगे, और अगर पीरियडिक होंगे तो उनका पीरियड क्या होगा। सो इसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमने आज किए हैं, और एक वो जो लास्ट लेक्चर में हमने लिनियरिटी और टाइम इनवेरियंस की बात की थी, उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी, उन्हीं से रिलेटेड आपकी फर्स्ट असाइनमेंट, एंड दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट। प्रॉब्लम 1.3 के हमने ए और ई पार्ट जो है वो डिस्कस किए हैं आज के लेक्चर में। बाकी जो है बी सी डी और एफ पार्ट्स जो हैं ये आपने अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह से प्रॉब्लम 1.6 का हमने सी पार्ट डिस्कस किया है। प्रॉब्लम 1.6 के ए और बी पार्ट्स आपने करने हैं। प्रॉब्लम 1.9 के हमने ए और बी पार्ट्स डिस्कस किए हैं, सो सी और डी पार्ट्स जो हैं वो आपको डिस्कस करने हैं। प्रॉब्लम 1.15 एंड 1.19 जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है, और ये एग्जैक्टली उसी तरह की प्रॉब्लम है, उसी तरह की चीज़ें हैं जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, अगर नहीं आया तो हम इसको MS टीम के सेशन के दौरान जो है वो मज़ीद भी डिस्कस कर लेंगे। बट इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर तो इन प्रॉब्लम्स को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इसकी सबमिशन डेडलाइन जो है दैट इज़ 27 जून, और ये जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं सिग्नल सिस्टम सेकेंड एडिशन बाय ओपनहाइम, इस बुक से ये प्रॉब्लम दिए गए हैं। सो होपफुली आपको आज के लेक्चर में से ये हेल्प मिलेगी कि आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।